हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आना इंस्टीट्यूट शिवगंज यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स के सिलेबस के साथ अर्थशास्त्र की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपना जो अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स, उसके सिलेबस में 12th स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने मार्क्स के हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपके माइक्रो के अंदर टोटल 4 यूनिट्स है, आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर टोटल 4 यूनिट्स है, एंड उसके बाद आपके माइक्रो के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके टोटल 5 यूनिट्स है। अब बात आती है मार्क्स की। तो मार्क्स आपके सिस्टम ये है, 20 मार्क्स आपके सेशनल मार्क्स जो कि आपके जाते हैं स्कूल से, और 80 मार्क्स ये पूरी आपके मैक्रो और माइक्रो मिला के हैं। माइक्रो आपके हैं 40 मार्क्स की और मैक्रो आपके हैं 40 मार्क्स की, मतलब कि दोनों का जो वेटेज है वो बिल्कुल आपके सेम है। और अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है। तो व्यष्टि से क्या तात्पर्य हुआ, व्यष्टि मतलब हुआ माइक्रो। माइक्रो का मतलब यहाँ पर क्या है, व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत, एक उत्पादक का अध्ययन, एक व्यापारी का अध्ययन, एक उपभोक्ता का अध्ययन, ये सब किस में आएगा, व्यष्टि के अंदर। तो समष्टि में क्या आएगा, समष्टि, समस्त। समष्टि का मतलब क्या हुआ, समस्त, पूरे, मतलब जैसे इंडिया के लेवल पे देखें तो पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन करते हैं, तो वो किस में आ गया, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस में आ गया, समष्टि में। अब जैसे आय एवं रोजगार का सिद्धांत, जैसे मान लो इनकम लेवल की बात करो, एम्प्लॉयमेंट की बात करो, तो ये सारे टॉपिक्स किस में आएंगे, मैक्रो के अंदर। तो चलिए अब देखते हैं अपने कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहली बात कि आपके पहली जो यूनिट है वो है परिचय, कि भाई अर्थशास्त्र, ये नाम, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया, फिर अर्थशास्त्र व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या है, फिर इसमें आप आगे जाके और पढ़ोगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र। तो ये सब दिए गए हैं आपके परिचय पहले वाले लेसन में, जो कि आपके कवर करता है 5 मार्क्स। फिर हम आते हैं सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट आपके हैं उपभोक्ता का व्यवहार, जो कि है आपके 12 मार्क्स की, जिसमें क्या है, कंज्यूमर की स्टडी की गई है, मतलब एक उपभोक्ता की स्टडी की गई है कि उसके अंदर उपभोक्ता का संतुलन, मांग की अवधारणा, मांग की कीमत लोच, कि भाई एक कंज्यूमर होता है वो किस प्रकार से अपना बैलेंस बैठाता है। अब बैलेंस का मतलब क्या, वो किस प्रकार से वस्तु की मांग करेगा, कौन कौन सी परिस्थिति में, उपभोक्ता कैसे मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन स्थापित करता है, इस प्रकार से उसकी इसमें स्टडी की जाएगी। फिर बात आती है मांग की अवधारणा की, तो इसमें फिर आपके हैं मांग, डिमांड का अर्थ, मांग के घटक, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद मांग की कीमत लोच, फिर इसमें आपके डिफरेंट विधियां हैं, प्रतिशत विधि, बिंदु लोच विधि। तो इस प्रकार से ये पूरी होती है आपके सेकंड यूनिट। फिर आपके थर्ड यूनिट आती है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, मतलब कि उत्पादक का व्यवहार। ये आपके है 12 मार्क्स की। इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर कवर होते हैं, पूर्ति की अवधारणा, उत्पादन फलन, उत्पादन की अवधारणा, लागत की अवधारणा, आगम की अवधारणा, फर्म का संतुलन। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पूर्ति की अवधारणा। डिमांड कौन करता है, डिमांड करता है कंज्यूमर। तो सप्लाई कौन करता है, सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर। तो सप्लाई किस में आ गया, उत्पादक के व्यवहार के अंदर। फिर बात आती है उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कि भाई मतलब प्रोडक्शन होता कैसे है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब मिलकर प्रोडक्शन होता है, तो उनके बारे में इसमें स्टडी की जाएगी। उसके बाद प्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट, फिर लागत की अवधारणा। अब लागत की अवधारणा में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट होती है, मतलब कुल लागत, औसत लागत, उसके बाद सीमांत लागत, तो उसकी इसमें स्टडी की जाएगी। फिर आपके बात आती है आगम की अवधारणा। यहाँ पर क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, उसकी यहाँ पर स्टडी की जाएगी। देन आपके आता है फर्म का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, कि भाई एक फर्म कैसे डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस करके एक फर्म का इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है, उसकी इसमें स्टडी की जाएगी। अब बात आती है फोर्थ यूनिट की। चौथी इकाई के अंदर आपके हैं बाजार के स्वरूप एवं कीमत निर्धारण, कि एक अर्थव्यवस्था में, एक इकोनॉमी में कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, कितने प्रकार के बाजार होते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद आपके दिया हुआ है बाजार के अन्य स्वरूप और बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम। बाजार के अन्य स्वरूप में आप ले लो भले एकाधिकार, एकाधिकारात्मक, अपूर्ण प्रतियोगिता, मतलब कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सारे मार्केट्स आपके कवर हो जाएंगे फोर्थ यूनिट के अंदर। उसके बाद अब आपके बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। किसकी बात आती है, मैक्रो। मैक्रो मतलब पूरे होल की स्टडी करना, समस्त की स्टडी करना, वो क्या हो जाएगा, मैक्रो लेवल, मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसमें बात करते हैं, इसमें आपके कितनी यूनिट्स है, टोटल 5 यूनिट्स है। अब पहली जो आपके इसमें यूनिट है वो है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, नेशनल इनकम की जो कॉन्सेप्ट्स है उसकी स्टडी की जाएगी। ये आपके हैं टोटल 11 मार्क्स की। इसमें आपके चैप्टर कवर होते हैं टोटल 3 चैप्टर। पहला कौन सा है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, मतलब कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसकी सारी इसमें स्टडी की जाएगी। उसके बाद राष्ट्रीय आय का मापन के नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है, कौन कौन से मेथड्स है, जैसे कि आय विधि है, व्यय विधि है, ये सारे जो मेथड्स है इसकी इसमें स्टडी की जाएगी। उसके बाद आपके हैं मुद्रा एवं बैंकिंग, ये आपके बहुत ही ईजी यूनिट है, इसमें 3 चैप्टर है, इससे 6 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है आपके 12th बोर्ड के अंदर, ये आपके 10 मार्क्स की यूनिट है, ठीक है। अब इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं, मुद्रा का अर्थ एवं कार्य, कि भाई मनी है क्या, मनी की डेफिनेशन क्या है। पहले जैसे पहले के जमाने में मनी नहीं होती थी, क्या होता था, वस्तु विनिमय, एक्सचेंज, बार्टर होता था। क्या होता है, बार्टर सिस्टम, जिसमें क्या होता था, एक वस्तु देके दूसरे आदमी से वस्तु ली जाती थी, पहले मनी नहीं होती थी। तो भाई उसमें क्या कमियां थी, उसको क्यों हटाया गया। फिर मुद्रा का अर्थ एवं कार्य, कि भाई मनी से क्या क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद व्यापारिक बैंक का अर्थ एवं कार्य, कि भाई जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी मीनिंग क्या है, उसमें कौन कौन से बैंक्स आते हैं, इसकी स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट आपके हैं केंद्रीय बैंक, कार्य एवं साख नियंत्रण, जो आपका सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया के अंदर कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि विदेशों में होता है फेडरल बैंक होता है। तो हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, तो वैसे इंडिया में कौन सा है, जैसे अपने रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक के कौन कौन से फंक्शंस है, रिजर्व बैंक क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, साख नियंत्रण कैसे करता है, कैसे नोट छापने का काम होता है, नोट्स की सप्लाई कैसे की जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। और कैसे रिजर्व बैंक मनी को बैलेंस करता है, कि भाई इतना मार्केट में पैसा होना चाहिए, इतना उनके पास होना चाहिए, कैसे बैंक कार्य करेंगे, बैंकों के ऊपर कैसे कंट्रोल करता है, इसमें सारा ये देखा जाएगा। फिर आपके बात आती है आय व रोजगार का निर्धारण, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो डिटर्मिनेशन है वो इसमें आप देखेंगे। ये आपके हैं टोटल 10 मार्क्स की। इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, उपभोग फलन, बचत फलन एवं निवेश फलन। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ये। उपभोग फलन मतलब कि कंजम्पशन फंक्शन, फिर बचत सरप्लस फंक्शन एंड निवेश फलन इन्वेस्टमेंट फंक्शन। यहां पर बहुत ही छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम देखेंगे आय व उत्पादन का निर्धारण, इनकम एंड प्रोडक्शन का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये इसमें देखा जाएगा। फिर आपके बात आती है अधिमांग व न्यून मांग की अवधारणा। तो इस प्रकार से आपके 10 मार्क्स की ये यूनिट कवर होती है। फिर आपके बात आती है 8 यूनिट की। 8 यूनिट आपके हैं 7 नंबर की, मतलब ये पूरे आपके 7 मार्क्स कवर करती है। इसमें आपके 2 चैप्टर है। पहला इसमें चैप्टर है वो है आपके सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, और सेकंड है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणाएं, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर जो ये व्यापार होता है उसके कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से है, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। और आपके लास्ट जो चैप्टर है यार, फिर आप बोल सकते हो लास्ट यूनिट, जिसके अंदर एक ही चैप्टर है, वो है आपके कैशलेस ट्रांजैक्शन, नकद विहीन लेन देन। जैसे कि ये जो अपन गूगल पे, उसके बाद फोन पे, पेटीएम वगैरह जो आप करते हो, उसके बाद भीम यूपीआई आईडी, ये जो अपन ट्रांजैक्शन करते हैं एटीएम से, नेट बैंकिंग, इन सब के बारे में स्टडी अपन इस लेसन में करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके था अर्थशास्त्र का सिलेबस, कि आपके चैप्टर्स को और यूनिट्स को कैसे बांटा गया है, कितने मार्क्स की है, ये हमने देखा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम शुरू करेंगे ये वाला टॉपिक, कौन सा, मांग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। इस चैप्टर से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करिए। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा जब भी कोई नया लेक्चर आए आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।